बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, देश और दुनिया की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। और दर्शकों, आज की पहली बड़ी और अहम खबर आपको बताने वाला हूं। आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर भाईजान भी केक काट रहे हैं, देख रहे हैं आप। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी केक काटा, योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यूपी में खूब सियासत हुई। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। दिखाऊंगा आपको पूरी रिपोर्ट, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर यह खास रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। हमारे यहाँ हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बटने नहीं देंगे। नमः पार्वती पतिये हर हर। और देखिए आप, योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। ये देखिए आप, मुसलमानों ने भी जन्मदिन मनाया। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये देखिए आप, केक काटकर बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। ये आगरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं अलीगढ़ की तस्वीर। दर्शकों, ये आप देखिए, मुसलमानों ने लंगर लगाया, फ्री में खाना भी दिया जा रहा है, केक काटा जा रहा है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। अब दर्शकों, आपको लेकर चलता हूं यूपी की राजधानी लखनऊ। ये आप देखिए, हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोग योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। दिखाइए जरा, इसे भी फुल फ्रेम दिखाइए। हमारे हजारों साल से और हम लोग भारत में हर एक जनता परम पूज्य इंडिया जो है 2019 में प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, मैं उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनकी लंबी आयु करे। मुख्यमंत्री योगी जी के लिए मेरे शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूँ जन्मदिन के मुबारक मौके पे। जो योजनाएं हैं सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से, सभी के लिए है, चाहे उसे मोमडन हो या गैर मोमडन हो, सभी के लिए। आज हमारा उत्तर प्रदेश
पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर माना जा रहा है, वो सिर्फ देन जो है वो हमारे योगी जी की है। उन्होंने जो पिछले सरकारों में गुंडाराज चलता था उसको सबको समाप्त कर दिया है और जितना मुस्लिम समाज है हम योगी जी से बहुत खुश हैं। आपका जन्मदिन है, आपको ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे और जिस तरह आप जनमानस के काम कर रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, ईश्वर आपको काम करने की और ज्यादा क्षमता दे। अब दर्शकों ये देखिए, आप बनारस में मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज विशेष पूजा की और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। दिखाइए इस तस्वीर को, एमए सुनाइए। बधाई हो योगी जी को, बधाई हो योगी जी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब दिखाता हूं आपको दर्शकों, कई जगह पर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इसे भी जरा दिखाइए, एमए सुनाइए इसका। कमल तुम्हारे इधर मुंबई महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी गई है। सुनवाइए जरा, सुनवाइए। ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के पास भारतवर्ष का सबसे धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री है। बाराबंकी वालों के लिए तालियां, सीतापुर वालों के लिए तालियां, रायबरेली वालों के लिए तालियां, बहराइच वालों के लिए तालियां, गोंडा वालों के लिए तालियां, बस्ती वालों के लिए तालियां, उत्तर प्रदेश वालों के लिए। लेकिन दर्शकों, इधर योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की चर्चा है, लेकिन मुसलमान खुश है। दर्शकों, एक आंकड़ा आपके लिए लेकर आया हूं, देखिए जरा ध्यान से। मुस्लिम वोटर 20% इनकी संख्या है और ये योगी आदित्यनाथ ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं उसकी मुरीद है। संदेश क्या जाता है? सबका साथ, सबका विकास। अब आ जाइए, ये देखिए, 45% हैं महिला वोटर्स और ये सुरक्षा और सशक्तिकरण के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करती हैं और दावा यह किया जाता है कि सरकार संदेश देती है कि अगर महिलाओं को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आते हैं युवा वोटर्स। दर्शकों, इनकी संख्या है 25%। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से ये काफी खुश है और यूपी में अब रोजगार मिलेगा, सरकार ने यह संदेश दिया है। लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ का गिफ्ट है। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर, जन्मदिन पर कैसी सियासत यूपी में हो रही है। पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। हर वर्ग, हर समुदाय में जश्न है। मुस्लिम केक काटकर योगी आदित्यनाथ को बधाई दे रहे हैं। हिंदू अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं और संदेश दे रहे हैं 2027 का, जिसकी टूटी आज सीएम योगी ने लॉक कर दी है। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है। योगी विकास की टोंटी टाइट कर रहे हैं। अखिलेश समोसा और कचौरी बांट रहे हैं। मौका जन्मदिन का है, इसलिए अटैकिंग अंदाज थोड़ा कैजुअल है। एक कचौड़ी, एक समोसा, ढोंगी जी पे नहीं भरोसा, खाओ कचौड़ी और समोसा, वनस्पति पर ना करो भरोसा। जिस भरोसे ने योगी आदित्यनाथ को 2 बार सत्ता सौंपी, उस भरोसे की तस्वीर आगरा, अलीगढ़ और लखनऊ में दिखी। अखिलेश के वोटर योगी के जन्मदिन पर जश्न मना रहे हैं, लड्डू का स्वाद चख रहे हैं, समोसा बांट रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं बुलडोजर एक्शन सही है, अवैध है तो मिट्टी में मिलाओ, हिंदुओं के खून का बदला खून से लो। गाजियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहां पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज यूपी में जबरदस्त सियासत हो रही है क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। लेकिन आपको बताता हूं, आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। दर्शकों देखिए, कई मुस्लिम हैं जो योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के जन्मदिन पर यूपी में आज गजब का उत्साह दिखा। मुस्लिम समुदाय के लोग भी सीएम योगी का जन्मदिन मनाते दिखाई दिए। जगह जगह मुसलमानों ने लंगर लगाकर समोसे और कचौरी बांटे।
साथ ही मंदिरों में भी अखंड रामायण के पाठ का आयोजन किया गया। इस बीच सीएम योगी के एक बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। योगी ने बिना नाम लिए पहली बार टूटी चोर का जिक्र किया है दर्शकों। उन्होंने कहा कि यूपी में हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया, लेकिन पता लगा कि उसी नल से कोई टूटी चुरा रहा है, चोरी कर रहा है। योगी ने कहा अगर कोई टूटी खोलकर ले जाता है तो उसे आप टोकें। अब सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने भी बिना नाम लिए कहा, लत से गलत की ओर, नहीं तो पूरे होश में ऊंचे पद पर बैठकर निकृष्ट बयान कोई नहीं देता। कहा कुछ लोग अपनी असफलता के लिए दूसरे को दोषी ठहराते हैं। यह हार की हताशा है क्योंकि कुदरत का बुलडोजर घूम गया है। बड़ी बात यह कि यूपी में पहली बार बिना नाम लिए एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है दर्शकों। ऐसा माना जाता है कि बुलडोजर के साथ टोटी का मुद्दा बहुत बड़ा है, जिसका जिक्र सीएम योगी ने पहली बार अपने भाषण में कर दिया है और इसी वजह से यूपी में पारा चढ़ गया है। सुनिए जरा। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके, कोई व्यक्ति टोटी खोल करके जा रहा है, उसको वैसे खोल दे रहा है, बंद नहीं कर रहा है, उसको भी रोके। तो ये सभी चीजें हम उसके साथ जोड़ें। अब दर्शकों, इधर टूटी पर विवाद चल रहा था, उधर बुलडोजर भी मैदान में आ गया। और आपको बताऊं, जो मुस्लिम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं वो बुलडोजर मॉडल की भी तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए, वो खुश हैं कि यूपी में अवैध मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। इससे मुसलमानों की जो छवि खराब हो रही है कि मदरसे में गलत काम होता है, वो बिल्कुल ठीक हो रही है, क्योंकि जब मदरसे नहीं रहेंगे तो गलत काम ही नहीं होगा। अब दर्शकों अगली तस्वीर दिखाता हूं। आज शुक्रवार के दिन गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद देखिए, पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि खबर थी कि जुमे की नमाज पर कोई गड़बड़ी हो सकती है। उसके पहले ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और आज इसी वजह से दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां मस्जिद में भी शांति से नमाज पढ़ी गई है। लेकिन दर्शकों, कई बार हमने देखा कि सड़क पर नमाज को लेकर विवाद होता है। आज साध्वी प्राची ने कहा अगर सड़क पर नमाज होगी तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुनवाइए जरा। नमाज सड़कों पर नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और हनुमान चालीसा कल अगर इन्होंने जरा सी भी कोशिश की तो ये जो युवा खड़े हैं ना, ये लोग कल हनुमान चालीसा करेंगे और सड़क पर। अब दर्शकों, सबसे बड़ा विवाद है गाजियाबाद के खोड़ा में, जहां सूर्या हत्याकांड के बाद अवैध इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और दोनों ही जगह पर प्रशासन की नजरें। लेकिन दर्शकों, इस बीच शुक्रवार के दिन नमाज से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट पर था, तो इधर पूरी तरह से विवाद नमाज और हनुमान चालीसा का भी दिखा। सूर्या की कुर्बानी के बाद पहली बार आज जुमे की नमाज पढ़ी गई खोड़ा में। आरोपी असद के एनकाउंटर से माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऐसे में नमाज और हनुमान चालीसा पाठ को लेकर दोनों वर्ग भिड़ गए। दरअसल साध्वी प्राची ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे के खिलाफ इसके लिए सड़कों पर आ गए जुमे के दिन, जिसकी वजह से पुलिस ने खोड़ा इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और 19 मस्जिदों के पास करीब 1000 पुलिस जवानों की तैनाती हुई। पुलिस ने चेतावनी दी कि सड़क पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में प्रशासन की मौजूदगी में जुमे की नमाज संपन्न हुई और पुलिस के मुताबिक जुमे की नमाज पर ड्रोन से निगरानी हो रही थी। आरएफ के साथ कई थानों की फोर्सेस को तैनात किया गया था। मस्जिद और धार्मिक स्थलों के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आज जुमे की नमाज शांति से हुई है। मुसलमानों ने क्या कहा, सुनिए। हम पूरे प्रदेश वासियों की तरफ से और
खुद अपने समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उनके जो काम हैं, बहुत से उनके काम बहुत अच्छे हैं, लाइन आर्डर के मामले को लेकर और तमाम दीगर मामले हैं, उनके बहुत अच्छे काम हैं। अगर आप जांच कराइए, जांच करा के अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो उसको कार्रवाई करी जाए। योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन पे। और जो अवैध कब्जे पे अगर मदरसे और मस्जिद हैं उस पर आप कार्रवाई कर रहे हो तो ठीक है, भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, मगर जो है जो काम होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह काम होना चाहिए। यानी एक साइड से कार्रवाई हो, दूसरे साइड ना हो। भाई जो भी अवैध हों, कोई भी धर्म स्थल हों या कोई मामले हों, सब पे होना चाहिए कार्रवाई। जो अवैध है उसके लिए ठीक है, जो लीगल है उसके लिए जांच होनी चाहिए। बगैर जांच के अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे दुख होता हम लोग को भी। अब दर्शकों, इधर विवाद खत्म नहीं हुआ है। आपको बता रहा हूं मैं, आज यूपी में एनकाउंटर पर भी बड़ा विवाद हुआ है। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। गाजीपुर में पहले 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। ये है वो बदमाश जिसका नाम है कमलेश बिंद। इसका एनकाउंटर आज यूपी में हुआ है दर्शक। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जरा। पुलिस पर ये हमला करने लगे। ये अपराधी के एनकाउंटर के बाद गुस्सा आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, एमडीएन सुनाइए इसका। देखा दर्शकों आप, पुलिस वालों को भी चोट लगी। और आप देखिए, उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा। जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, कई पुलिस वालों के सर तक फोड़ दिए गए। दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे पथराव किया गया है। लेकिन दर्शकों, यहां पर आपने देखा कि एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजी हो रही है। उधर डिंपल यादव कह रही हैं कि जब गिरफ्तार कर सकते थे तो एनकाउंटर क्यों किया। अब डिंपल यादव सीधे सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठा रही हैं और इसकी चर्चा यूपी में गर्मा गई कि एनकाउंटर पर क्यों समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया। दरअसल मैं आपको बताता हूं कि यूपी में जब से योगी सरकार में एनकाउंटर शुरू हुए तब से सवाल पूछे जाते हैं। गाजीपुर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है दर्शकों, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की। इस हिंसक भीड़ का नेतृत्व प्रधानपति संजय चौधरी कर रहा था, जिसके इशारे पर अराजक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया दर्शकों, जिसमें सीओ सिटी शेखर सेंगर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और पुलिस के मुताबिक शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। तभी उकसावे के बाद भीड़ ने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ऐसे में हिंसा में शामिल 60 से 70 उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज हो और एनएसए के तहत पुलिस पत्थरबाजों पर कार्रवाई करने जा रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दर्शकों एनकाउंटर पर सवाल उठाती है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने जनता के विश्वास को खो दिया है। एनकाउंटर ने यूपी की छवि को पूरी तरह से नकारात्मक नेगेटिव कर दिया है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, बिंद नहीं, बीजेपी खुद अपराधी है। वहीं डिंपल यादव भी सामने आई। उन्होंने कमलेश बिंद के एनकाउंटर पर सवाल उठाया। कहा, आरोपी को गिरफ्तार कर सकते थे तो फिर एनकाउंटर क्यों किया। और इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई। सुनिए जरा डिंपल यादव क्या कहती है। ना हुई है एनकाउंटर की, तो आखिर जब पुलिस पकड़ सकती थी मुजरिम को तो एनकाउंटर क्यों करा गया। सबसे पहला सवाल तो ये है। ये अपने आप में पूरी कानून व्यवस्था में प्रशिक्षण बढ़ाने का काम है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये चाहते हैं कि जो शासन और जो प्रशासन है, जो नियम है, जो कानून है उससे चले। तो क्यों नियम और कानून बनाए गए हैं। और आप कितने लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। अच्छी सी बात है, लोगों में गुस्सा तो आएगा। जब गलत होगा तो लोगों की गुस्सा तो जागृत होगा ही। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ूंगा। एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर बिहार से है दर्शकों, जहां पर फैजल खान उर्फ खान सर फंस गए। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और उलझ गए दर्शकों। पहली तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। जो खान सर बॉडीगार्ड के साथ घूमते थे,
बड़े बड़े बॉडीगार्ड उनके आसपास चलते थे। अब वो खान सर गिरफ्तारी की वजह से फंस गए। आपको बताऊं किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये पूरा मामला क्या है आगे आपको बताऊंगा। तस्वीर अगली दिखाइए जरा, ये आप देखिए। खान सर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर आला अधिकारियों ने आज बिहार में बैठक की है। ये आपको दिखा रहा हूं मैं। तमाम बड़े अधिकारी आज बैठक कर रहे हैं और खबर यह है किसी भी क्षण किसी भी समय खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। दर्शकों, अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, खान ग्लोबल स्टडीज जो खान सर का है वहां पर पुलिस ने दबिश दी है और इस दबिश से आप समझ सकते हैं कि खान सर कहां हो सकते हैं। उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका घर है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए घूम रही है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा दर्शकों, जिसमें यह साबित हो जाता है कि खान सर जब लगातार आरोप लगाते रहे तब तो सामने आए, लेकिन ये रात में जब उनसे पूछताछ की गई थी उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा इसे। इसके बाद अभी तक खान सर सामने नहीं आए। क्या हो जाएगा यहाँ, समझ लीजिएगा। ये आपने देखा दर्शकों, रात की तस्वीर है, लेकिन उसके बाद से खान सर कहीं दिखाई नहीं दिए। अब मैं आपको दिखाता हूं ये एफआईआर की कॉपी। इस एफआईआर में खान सर ने जो झूठ कहा है वो भी समझ में आता है और इसी एफआईआर की वजह से खान सर परेशान हो गए। दर्शकों, अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। दावा किया जा रहा है कि इस गाड़ी में खान सर चले गए। देख रहे हैं आप, ये उनके कोचिंग के बाहर से काले शीशे वाली गाड़ी निकली है और कांच बंद थे। लोग आवाज लगाते रहे खान सर, लेकिन अंदर से कोई नहीं बोला। दिखाइए, एमएन सुनाइए। खान सर आगे मत। देखा दर्शकों आपने, लोग आवाज लगाते रहे खान सर। गाड़ी में से ना कोई कुछ बोलता है, ना कोई भी कदम उठाया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर फैजल खान उर्फ खान सर कैसे फंस गए। उनके 5 झूठ। पहला, उन्होंने कहा कि ज्ञान बिंदु ने हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फायरिंग की, तबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि 8 से 10 राउंड फायरिंग हमारे कोचिंग के बाहर की गई, ऐसा भी नहीं हुआ, यह भी झूठ है। फिर वो कहते हैं कि रोशन आनंद के लोगों ने फायरिंग की, यह भी खान सर ने झूठ बोला। वो कहते हैं दर्शकों कि मैंने फायरिंग की आवाज को खुद सुना है। सोचिए आप, इतना बड़ा झूठ कह दिया। और 5वां झूठ, कम फीस लेने पर हमें टारगेट किया गया। ये 5 झूठ हैं जिसकी वजह से खान सर फंस गए हैं। और खबर तो यह है दर्शकों कि अभी तक सामने नहीं आए और देश में, बिहार में इस बात की चर्चा है कि खान सर गए तो गए कहां। दिखाऊंगा आपको, उससे पहले रिपोर्ट। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो। ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? कल तक मास्टर साहब कुछ और बोल रहे थे, अब जब पुलिस का शिकंजा कस गया तो कुछ और बोलने लगे। पुलिस ने हथियार बंद बाउंसर्स लेकर घूमने वाले फैजल खान उर्फ खान सर पर शिकंजा क्या कसा। फैजल खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैजल खान का कहना है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई तो दूसरों को ज्ञान बांटने वाले मास्टर साहब, अगर ऐसा था तो आपने झूठ क्यों बोला? क्या एक टीचर के नाते, जैसा कि आप क्लेम करते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप पुलिस को सच बताएं? सच बताना तो दूर, आपने पूरी मीडिया के सामने खुलेआम झूठ बोल दिया।
स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। इतना ही नहीं, आपने ये भी क्लेम किया कि आप कम पैसे में पढ़ाते हैं और आपके बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं, इसलिए आपके खिलाफ साजिश होती है। तो सवाल ये कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के इस दावे से तो आप परेशान नहीं थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। एक बात जान लीजिए बाबू, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दर्शकों, ये विवाद शुरू ही यहां से हुआ है। यानी इस समय खान सर जो तमाम तरह के आरोप ज्ञान बिंदु पर लगा रहे थे, वो खुद उलझ गए हैं, वो खुद फंस गए। और खबर तो यह है दर्शकों कि उनकी गाड़ी आगे आगे है और पीछे पीछे बिहार पुलिस की गाड़ी है जो आप देख रहे हैं। पटना में इस समय तनावपूर्ण माहौल है। खबर बता रहा हूं, सुन लीजिए। पटना पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें फैजल खान को नामजद आरोपी बनाया गया है। फैजल खान पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। ये फैजल खान कौन है? फैजल खान उर्फ खान सर। पुलिस ने फैजल खान पर आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज किया है। दर्शकों, आपको बताऊं, पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 के तहत यह केस दर्ज किया है। इसमें 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह ऐसी धारा है जिसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों गार्ड्स के बयान पर यह एक्शन लिया है। दर्शकों, फैजल खान के गार्ड्स ने फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने गोली चलाई। गार्ड्स ने कहा कि खान सर ने हमें कहा तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे। जिसके बाद हम दोनों गार्ड्स ने 2-2 राउंड फायर हवा में किया। इसके बाद गार्ड्स के बयान को जैसे ही पुलिस ने दर्ज किया, पुलिस ने सख्त एक्शन की तैयारी की। आपको बताऊं, फैजल खान उर्फ खान सर ने मीडिया में झूठ भी बोला था। फैजल खान ने ज्ञान बिंदु कोचिंग पर फायरिंग के गंभीर आरोप लगाए। फैजल ने मीडिया में कहा कि 10 मिनट में 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उन्होंने खुद देखा है और सुना है, ये बात भी कही, और इसकी वजह से वहां पर दहशत फैल गई। इतना सारा झूठ कहा। आरोप है कि खान सर के लोगों ने फायरिंग के बाद बुलेट के पैलेट्स को भी छुपाने की कोशिश की है। दर्शकों, और यही सबसे बड़ी बात है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। एसएसपी कार्तिकेय क्या कहते हैं, सुनिए जरा। एफआईआर होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, तो पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। आगे जो जांच में आएगा और उसके सबूत जो मिलेंगे हम लोग को सफाई करेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया कि जिस तरह का लोग एविडेंस आएगा उस सबसे कार्रवाई होगी और इसमें जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा, विधि व्यवस्था या अपराध, इसके ऊपर भी होगी, उन सब पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दर्शकों, अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। यह मामला शुरू कहां से हुआ है, आपको वो भी जानना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं। विवाद की शुरुआत 27 मई से होती है दर्शकों, जब बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट सामने आया। आपको बताऊं, रिजल्ट आने के बाद खान ग्लोबल स्टडीज ने बड़े दावे किए। फैजल खान उर्फ खान सर ने सबसे ज्यादा छात्रों की कामयाबी के दावे किए, जिसके बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी अपने छात्रों की लिस्ट दे दी। दोनों पक्षों की ओर से सफल अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बिहार की राजधानी पटना में और अलग अलग शहरों में बढ़ चढ़कर पोस्टर बैनर भी लगाए गए। आरोप है कि इसी दौरान फैजल खान उर्फ खान सर के कोचिंग स्टाफ ने बदमाशी की। उनके स्टाफ ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के गार्ड के ऊपर अपना बैनर पोस्टर लगा दिया। इसके बाद यहीं से दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच खूनी अदावत की शुरुआत हो गई। 2 जून की रात दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टाफ में झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ और मारपीट की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज का एक गार्ड बुरी तरह से घायल हो गया। जिसके बाद फैजल खान जो खान सर हैं, उन पर आरोप लगे, उन्होंने आरोप लगाए और उनके द्वारा आरोपों पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने अगले दिन ज्ञान बिंदु कोचिंग पर सख्त एक्शन लिया एफआईआर के बाद, और पुलिस ने ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद को अरेस्ट कर लिया। दर्शकों, अब रोशन आनंद के साथ ज्ञान बिंदु के 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। बड़ी बात क्या है, इसके ठीक बाद खान ग्लोबल के गार्ड की फायरिंग का वीडियो सामने आ गया। मामला पूरी तरह से पलट गया।
इसके बाद पुलिस ने फैजल खान के 2 गार्ड्स को गिरफ्तार किया, उनसे सख्त पूछताछ की गई और फैजल खान के दोनों गार्ड्स ने पुलिस पूछताछ में खान सर के झूठ से पर्दा उठा दिया, जिसके बाद फैजल खान का झूठ बेनकाब हो गया और अब एफआईआर दर्ज हुई है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो आपको सुनवाता हूं। खान सर ने छात्रों का आवाज़ उठाया, खान सर ने छात्रों का आवाज़ उठाया। इस आवाज़ को दबाने, कहीं और दिशा लगाने के लिए ये रोशन सर का कह सकते कि ये रूप हो सकता है, मतलब उठाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ये सब ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बस ये लग रहा कि जो खान सर ने जो आवाज़ उठाया छात्रों का हक के लड़ने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, उसके बाद दबाने के लिए इस लड़ाई को, मतलब इस बात को भटकाया जा रहा है। ये एक्चुअली क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूट है वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके साथ राजनीति कर रही है, तो वो इंस्टीट्यूट हमारे अभी देश में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रही है वो सभी हानिकारक है और सभी पे वैध होनी चाहिए, चाहे वो खान सर का हो, चाहे वो ज्ञान वाले का हो, ज्ञानदीप हो, कोई भी इंस्टीट्यूट है। बच्चे के लेके हम अपने क्या नाम है फॉलोअर्स को बढ़ाना, स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए अगर उस पर हम राजनीति कर रहे हैं तो वो गलत। देखिए, अब इन दोनों में जो जंग है, अब स्टूडेंट लोग अपने तरफ से अलग अलग प्रोटेस्ट किए हुए हैं, खान सर की तरफ से उनके बंदे अलग सपोर्ट में हुआ और ज्ञान बिंदु वाले के अलग। इस पे प्रशासन इस चीज़ को ध्यान दे सकता है कि किसकी गलती क्या है। टीचर लोगों का जो आपसी लड़ाई है, इसमें विद्यार्थियों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ साथ टीचर लोगों का न भी अपना, अब उन लोगों टीचिंग छोड़ के अब यही सब शुरू कर दिया हुआ है, गुटबाजी, एक दूसरे पे इंजाम, तो ये छात्रों के भविष्य के लिए बहुत खराब है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यह विवाद आगे बढ़ गया क्योंकि खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसे लेकर विरोध भी हो रहा है। दिखाइए जरा तस्वीर। अभी तक खान सर दर्शकों आरोप तो लगा रहे थे, लेकिन अब वो छात्रों को भड़का रहे हैं। वो बाकायदा छात्रों को पढ़ाने की जगह वीडियो दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, और बता रहे हैं कि इसमें कौन ज्ञान बिंदु का है, कौन खान स्टडीज का है, क्या हुआ। सुनिए जरा कैसे वो भड़का रहे हैं। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की, जबकि सबके सामने ये लेके जा रहा है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है और कैसे आता है, 20-25 लोगों को उठा के लेके चला जाता है, 20-25 लोगों को एक साथ कैसे करता है। इसका नाम विकास या विवेक करके है। विकास, इसने बयान दिया है, देखो हम लोग तो पढ़ाने वाला, हम लोग को इतना नहीं पता रहता कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। एक क्या हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, सेल्फ, इसकी गिरफ्तारी पटना पुलिस से मांग करते हैं कि ये अभी तक बाहर घूम रहा है। नहीं हुआ, मीडिया एक हिस्सा चला रहा है, मीडिया क्या चल रहा है, एक हिस्सा चला रहा है। आपके सामने हम रख दिए, आप बताइए, आप अनुभव तो है नहीं, हमने दिखाया गोली चलते हुए आप लोग देख रहे हैं। अब आप बताइए, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। अब अपने विद्या पे तुम लोग रखो ध्यान से, हम तो दिखाते कहाँ से, हम लोग के लिए तो यही विद्या है, हम लोग की यही हम लोग का ये है। अब हम लोग तो विद्या के मंदिरों में गए, स्पष्ट गोलियां चल रही थी और अफरा तफरी इतना था कि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के देख सके। यहाँ क्यों नहीं कोई आए लोग वगैरह, बहुत यही था कि तो वो उस समय आए रहते, बताए रहते क्या गोलियां चली है कि नहीं चली। आपने सुना, खान सर कहते हैं कि गोलियां चलाई गई, लेकिन ये आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये खान सर की एक और गाड़ी का दावा किया गया कि वो इस गाड़ी से चले गए। अब अलग अलग गाड़ियां जा रही हैं, अलग अलग गाड़ी के दावे किए जा रहे हैं कि खान सर इसमें चले गए। लेकिन दर्शकों, जो खान सर अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो बताया, छात्रों से कह रहे थे क्या हुआ, अफरा तफरी मची, वो अब कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई, यू टर्न ले लिया है। खान सर बदल गए, जज्बात बदल गए, पलट गए। सुनवाइए जरा। बॉडीगार्ड के एक, जब तक पुलिस नहीं आई है तब तक एक बॉडीगार्ड को क्या करना चाहिए? क्या वो किसी आदमी के ऊपर फायरिंग किया है? क्या वो चोरों की तरह छुप के फायरिंग किया है? क्या सीसीटीवी कैमरा या किसी इंसान से छुप के किया है? बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या? किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा? क्या उसने हवाई फायरिंग किया कि नहीं किया? किसी से छुप के किया? अगर उस बॉडीगार्ड के
की जगह कोई पुलिस वाला भी रहता तो पुलिस भी क्या करती है, हवाई फायरिंग करती है। जैसे पुलिस आ गई है, बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। हम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, रात को 10:30, रात को 10:10 पर मेरे घर पे कोई आया या हम लोग गए कहीं पे, हमारे यहाँ कोई आया, रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया, पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो? लेकिन दर्शकों, इस विवाद की शुरुआत होती है इस वीडियो से। दावा किया जाए ये रोशन आनंद का वीडियो है जिसमें वो चुनौती देते हैं और कहते हैं कि हमारा दबदबा है। सुनवाइए जरा इसे। ज्ञान और ज्ञान बिंदु वाले सर कहते हैं कि हमारा दबदबा है और खान सर कहते हैं कि सबसे कम पैसे हम लेते हैं। लेकिन दर्शकों, इसकी भी पड़ताल की है। दोनों जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने ये आंकड़े जारी किए। खान सर कितने पैसे लेते हैं बीपीएससी के लिए? ऑफलाइन 20,000 और रोशन सर जो ज्ञान बिंदु वाले हैं वो बीपीएससी के लिए 10,000 रुपए लेते हैं ऑफलाइन। अब आ जाइए बिहार दरोगा के लिए कितनी फीस लेते हैं खान सर? वो लेते हैं 6,000 रुपए। ज्ञान बिंदु कहता है कि हम लेते हैं 2,900 रुपए। अब आ जाइए बिहार पुलिस भर्ती, इसके लिए खान सर चार्ज करते हैं 4,999 और ज्ञान बिंदु चार्ज करता है 2,100 रुपए। दर्शकों, अब इसके बाद आती है एनसीईआरटी। खान सर की तरफ से 2,500 रुपए चार्ज किए जाते हैं और ज्ञान बिंदु 1,000 रुपए चार्ज करता है। और यह विवाद यहीं से शुरू हुआ है। दर्शकों, पहली तस्वीर दिखाइए। अब ज्ञान बिंदु वाले सर को छुड़ाने के लिए उनके छात्र सड़कों पर आ गए। वो कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर को रिहा किया जाए। फुल फ्रेम दिखाइए, इसे एम्बियंस सुनाइए। निकाली जा रही है। पटना में आप देखिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, इसे एम्बियंस सुनाइए। छात्र कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, रोशन सर छूटेंगे। देखिए आप, करगिल चौक पर भी प्रदर्शन किया गया है। सुनवाइए जरा छात्रों ने क्या नारेबाजी की। लेकिन दर्शकों, अब सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों को पढ़ाने के अलावा भी कुछ और काम करते हैं? दर्शकों, दावा यह किया जा रहा है कि इस समय बिहार की राजधानी पटना में चर्चा इसी बात की है कि कौन सा कोचिंग वाला कितने पैसे ले रहा है। और दर्शकों, खान सर की कमाई आपको बताता हूं। बिहार में कोचिंग का धंधा चोखा धंधा माना जाता है। चल गया तो रातों रात आप करोड़पति बन जाते हैं। आपको बताऊं, पटना इस धंधे का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। रिपोर्ट सामने आई है, एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में 6,300 कोचिंग संस्थान हैं। पटना के मुसल्लाहपुर हाट और राजेंद्र नगर इसके सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। राजधानी पटना में 1200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जहां सालाना हजारों करोड़ का कारोबार होता है। दर्शकों, आपको बताऊं, इसका एक बड़ा हिस्सा जाता है खान ग्लोबल स्टडीज के पास। कैसे? खान ग्लोबल महीने में 20 लाख रुपए तक की कमाई करता है। यानी फैजल खान सर साल में करीब 2.5 करोड़ की कमाई करते हैं।
आपको बताऊं, यह महज एक अनुमान लगाया जा रहा है जो मोटे तौर पर सामने दिखता भी है। असल में कमाई कितनी है इसका मुकम्मल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, ये ज्यादा भी हो सकती है। खान ग्लोबल स्टडीज के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं। फैजल खान कोचिंग के साथ यूट्यूब चैनल पर भी कमाई करते हैं। आपको बताऊं, इसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए जरा, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, सुनवाता हूं। मुझे पता नहीं, उसकी जांच तो होगी, लेकिन वो अच्छे इंसान रहे हैं ऐसा जानता हूं। उनके काफ़ी शिष्य हैं और काफ़ी विद्याध्ययन कराते रहे हैं, मैं इतना जानता हूं। और अगर कुछ गड़बड़ है या नहीं है वो जांच का विषय। तब वो खान सर का मामला है, खान सर जाने। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, तो इस तरीके का माहौल बन रहा है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। खान सर ये सब क्यों करवाना चाहते हैं और हाईलाइटेड होने के लिए करवा रहे हैं खान सर? बच्चा सब पढ़ने जाता है कि लड़ाई झगड़ा ये सब तो ठीक नहीं ना है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इसको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लोगों को देखना चाहिए, देख रहे हैं लोग। तो ये जो आसान वातावरण हुआ है कोचिंग, ये उचित नहीं है। कोचिंग संस्थाओं के आपसी प्रतिस्पर्धा का जो प्रथम दृष्टया में रिपोर्ट आया है, लेकिन सर मुड़ाते ओले पड़े। जिसने आरोप लगाया गोली चलने का, अब वही सवाल के घेरे में है। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं कि ये सब कुछ हो रहा है प्रसिद्धि के लिए। ऐसा ही लगता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और खान सर और फैजल खान के फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा हैं। यूट्यूब पर 21,60,000 लोग उन्हें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर हैं उनके। फेसबुक पर 21 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं और इंस्टाग्राम पर 11 लाख लोग फॉलो करते हैं। आपको बताऊं, यही सबसे बड़ी बात है। पढ़ाई के अलावा यहां सब कुछ हो रहा है, ऐसे भी गंभीर आरोप लगाए गए। सुनिए जरा। बिल्कुल प्रशासन जिम्मेवार है, क्योंकि इन लोगों पे ये सख्ती नहीं कर रही है। जिस तरह का जो मन है वो करना है। सोशल मीडिया हो गया है, जो लोग आ रहे हैं किसी तरह का वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सही दिशा कोई भी नहीं दे रहा है। प्रशासन को देखना चाहिए इसे। और ये धंधाई हो रहा है, कोई कोचिंग किसी को कुछ नहीं पढ़ा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी तो प्रशासन की होनी चाहिए। वो इससे पहले क्या क्या डिस्प्यूट कुछ बोल रहे हैं कि उसके बैनर उसका फाड़ दिया, उसका फाड़ दिया। जब उस जगह पे उतना सारा गैदरिंग होता है, लाखों बच्चे वहाँ पर एक जगह पहुँचते हैं, तो उनको जर्नली करना चाहिए सबसे पहले कि ट्रैकिंग वहाँ पुलिस होनी चाहिए थी, पूरा व्यवस्था ट्रैक रहना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं सीधे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, क्योंकि वहां पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दर्शकों, इधर से घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उधर से बांग्लादेश कह रहा है ये बांग्लादेशी नहीं है। यहीं पर विवाद खड़ा हो रहा है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। घुसपैठियों को वापस लेने से बांग्लादेश मना कर रहा है, कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं है, जबकि यही लोग हैं दर्शकों जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए। देखिए जरा रात के अंधेरे में वहां क्या चल रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, यहां पर बीएसएफ और बीजीबी दोनों में बहसबाजी हो रही है। सुनवाइए जरा बॉर्डर पर क्या हालात है। मेन इशू इज अबाउट देयर आइडेंटिटी। दे आर बांग्लादेशी नेशनल्स। फर्स्ट थिंग, second I guess they are Bangladeshi second but there are legal way. But there are legal way. Listen to me. You are throwing our you are trying. अब दर्शकों हुआ क्या, यहां पर घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है, इधर से बीजेपी उनको वापस भेज रही है और इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से बंदूकें भी तन गई हैं। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। अब दर्शकों दावा क्या किया जा रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है और फेंसिंग चल रही है। जरा उसकी भी जानकारी आपको देता हूं, दिखाइए इस तस्वीर को।
তুমি কে তুমি সীমান্ত তুমি কে এখানে বিএসএফ কথা বলবে বিজেপি কথা আমাদের জমি তো কি হইছে তুমি কে दर्शकों, घुसपैठियों के खिलाफ जब एक्शन हुआ तो वहां पर देखिए आप पत्थरबाजी होने लगी। दिखाइए जरा कैसे बॉर्डर पर इस समय तनाव का माहौल कर दिया इन लोगों ने। अनुरोध ये आप देखिए इधर हकीमपुर बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए हैं जो होल्डिंग सेंटर में बैठे हुए हैं और इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। यहाँ पर देखिए धमकीबाजी पर भी उतर आए हैं बांग्लादेश। सुनवाइए जरा बांग्लादेश मोदी के क्षमता থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজওয়াতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দিবে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন। ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों भारत की सरकार ने बीएसएफ ने तैयारी की है, एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आ पाएगा और जो यहां पर आ गया उसे बाहर करेंगे। ये आज देखिए बीएसएफ के साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं और उन्होंने पौधारोपण कर बड़ा संदेश दिया। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बंगाल से घुसपैठिए खुद बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर उनको सीमा पर रोक दिया गया। बांग्लादेशी सरकार और सेना घुसपैठियों को बांग्लादेशी मानने से इनकार करने लगी, जिसके चलते बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ गई है। Main issue is about their identity. They are Bangladeshi nationals. First thing, second. I guess they are Bangladeshi nationals. Second. But there are legal way. Listen to me. You are throwing our river. You are trying. बांग्लादेश सरकार भले ही अवैध घुसपैठियों को अपना मानने से इनकार करे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि हम बॉर्डर पर किसी तरह की घुसपैठ नहीं होने देंगे। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। लेकिन दर्शकों, ये बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से लोग अवैध तस्करी करते हैं, अवैध तरह से दाखिल होते हैं। ड्रग तस्करी भी ऐसे ही चलती है और इसे रोकने के लिए अब सरकार की पूरी तैयारी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर हो क्या रहा है। शुभेंदु सरकार बनी, यानी ममता सरकार जाते ही घुसपैठियों को वापस डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू की। ये आप देखिए जरा, घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, धक्का देकर भगाया जा रहा है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए पहुंच रहे हैं और बीजेपी बांग्लादेश की तरफ से अपने ही नागरिकों को एंट्री नहीं दे रहा है। बीएसएफ ने इसे लेकर बीजेपी से कड़ा ऐतराज जताया। बीएसएफ घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश जाने की इजाजत दे रहा है। इधर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड घुसपैठियों को बांग्लादेशी नहीं मान रहा है। घुसपैठियों की वापसी को देखते हुए बीजेपी ने निगरानी बढ़ा दी है। बीजेपी का दावा है कि बुधवार को 33 लोग बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों का जीरो लाइन पर रोकने का एक्शन हुआ, जिसके बाद बीएसएफ और बीजेपी के अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। घुसपैठियों को बॉर्डर के पास होल्डिंग सेंटर में रखा गया। हकीमपुर बॉर्डर के पास 200 से ज्यादा घुसपैठिए होल्डिंग सेंटर में हैं। सभी बांग्लादेश जाने का इंतजार कर रहे हैं और बांग्लादेशी सरकार इन्हें अपना नागरिक नहीं मान रही। बीएसएफ और बीजेपी के बीच इसे लेकर पहले फ्लैग मीटिंग हुई। बीएसएफ ने बीजीबी के अधिकारियों को साफ कहा, घुसपैठ को लेकर भारत सरकार बहुत गंभीर है। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया। घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था मौजूद है और भारत ने हजारों घुसपैठियों के दस्तावेज बांग्लादेश सरकार को भेजे हैं। बांग्लादेश सरकार ने उनकी राष्ट्रीयता और पहचान की पुष्टि नहीं की। भारत चाहता है कि बांग्लादेश जल्द से जल्द कार्रवाई करे ताकि भारत में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को वापस भेजा जा सके और इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको सुनवाता हूं। फ्रंटियर
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रंटियर है और इस देश की इस प्रकार की सीमा की सुरक्षा करता है जो देश के एक कोने में आए हुए त्रिपुरा राज्य से सटी हुई है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, जिनमें बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं, के खिलाफ हमारे पास कानून है। उनके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों के निर्वासन के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था मौजूद है और हम इन मामलों को बांग्लादेश को भेजते हैं ताकि वे इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सकें। पुष्टि होने के बाद हम निर्वासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश के पास ऐसे कई अनुरोध लंबित हैं और हम आशा करते हैं कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी ताकि भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों का निर्वासन सुचारू और प्रभावी ढंग से हो सके। इधर बॉर्डर पर तनाव है और उधर ममता बनर्जी की मुश्किल कम नहीं हो रही। खबर है कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद भी अब टूटने वाले हैं, बागी गुट के साथ जा सकते हैं। तस्वीर दिखाइए, पहली तस्वीर ये मीटिंग की है। आज ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई दर्शकों, और आपको बताऊं मीटिंग में दावा है कि सिर्फ 6 सांसद पहुंचे और 8 विधायक। बाकी कहां हैं? बाकी ममता बनर्जी से बागी हो चुके हैं। खबरें तो इस तरह की भी हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इधर ममता बनर्जी के नेताओं पर अंडों की बारिश हो रही। देखिए, ये पीटे जा रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये आप देखिए दर्शक, ये एक और नेता है टीएमसी का, इस पर भी अंडों की बारिश हो रही है। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, सवाल ये है कि ममता बनर्जी आखिर हाल ही में चुनाव हारी और इतनी बगावत क्यों की जा रही है? उसका कारण है दर्शकों, उसका कारण है ममता बनर्जी की पार्टी अब पूरी तरह से ममता को बाहर करना चाहती है। ममता और अभिषेक के साथ वो जाना नहीं चाहती। चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। पहले टीएमसी से विधायकों ने बगावत की। पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई में 80 में से 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बगावत कर दी है दर्शकों। खबर है कि टीएमसी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि बीजेपी के पास भी 20 सांसद जा सकते हैं। शुक्रवार को इसे लेकर जब ऋतव्रत बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत कुछ हो सकता है। उनके इस बयान के बाद सांसदों की बगावत की चर्चा काफी तेज है दर्शकों। सूत्रों की माने तो ये सांसद अभिषेक बनर्जी से काफी नाराज हैं। ये सांसद विधायकों की तरह अपना अलग गुट बना सकते हैं और टीएमसी के लोकसभा में 28 से 29 सांसद हैं। दल बदल कानून के तहत कार्रवाई से बचने के लिए अलग गुट को 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। सांसदों के बगावत का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ सांसद कर रहे हैं। उनका नाम सामने नहीं आया है। राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं। आपको बताऊं, राज्यसभा में गुट को मान्यता के लिए 9 सांसदों का समर्थन जरूरी है। और इस बीच ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में अपने आवास पर बैठक की, लेकिन वहां भी कुर्सियां खाली नहीं। आप देखिए, मीटिंग में 6 सांसद और 8 विधायक ही शामिल हुए। जाहिर सी बात है, ममता के हाथों से पार्टी फिसल गई है, निकलती जा रही है। सुनवाता हूं मैं आपको इसे लेकर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई, सुनिए। जिस तरीका से तृणमूल कांग्रेस वर्कर को मारते हैं, घर द्वार भांगते हैं और फॉल्स केस देते हैं, उसको लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, रास्ता में करेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई करेंगे। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है।
उसका एगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे। इस विषय में मुझे बोलने का कोई विषय नहीं है। मेरा शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन जो भी विरोधी होंगे, हम लोग चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विरोधी हो, स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर ने कब्जा कर लिया है। दर्शकों, वो पूरी तरह से शहबाज शरीफ को किनारे कर चुका है। तख्ता पलट वहां पर हो चुका है। आप ये मानकर चलिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, दिखाता हूं आपको। पहली तस्वीर दिखाइए। इधर बीएलए के लड़ाके बमबारी कर रहे हैं। बीएलए ने मुनीर की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान की फौज डरकर भाग रही है। यह आप देखिए कितना तेज धमाका किया है। इधर दर्शकों, पाकिस्तान की सेना निशाने पर है। उधर मुनीर ने पुलिस पर दावा किया तो बीएलए के लड़ाकों ने पुलिस की गाड़ी को जला दिया। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। अब जो मुनीर के खिलाफ सड़कों पर आ रहा है, उस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की पुलिस मुनीर के इशारे पर चलती है। दिखाइए जरा। ला इलाहा, अगर इनके इक़्तिदार का खात्मा न हुआ, आने वाले ऐसी गंदी नियत से औरत को देखते हैं जैसे खुलेआम मंडी लगी हो। ऊपर से लेके नीचे तक ताड़ते हैं वो लोग। और जिस बंदे ने मुझे मारा है, मोहम्मद उस्मान अकरम, उस बंदे ने मुझे बरहना किया, उस बंदे ने मुझे नोचा है। उसने अपनी टांगों के नीचे लेकर मुझे नीचे से मेरा मुंह ऐसे ऐसे नोचा है। मैं क्या करूं, बताएं मुझे, क्योंकि मेरी इज्जत रह गई है मुकाम किसी भी जगह पे। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, मुल्ला मुनीर सेना को संभालता है, लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान की पुलिस भी उसके इशारे पर नाचती है। कुछ इसी तरह, एक हाथ में सेना और दूसरे हाथ में पुलिस। फील्ड मार्शल असीम मुनीर पाकिस्तान पर पूरा कंट्रोल चाहता है। ऐसे में पाकिस्तान अपने आंतरिक सुरक्षा में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब पाकिस्तान की पुलिस असीम मुनीर के अंडर रहेगी। पाकिस्तान में सभी राज्यों की पुलिस सीधे सेना के अंतर्गत काम करेगी। इसका मकसद पूरे पाकिस्तान में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना है। यह योजना तब लाई गई जब पाकिस्तान के कई हिस्सों में हिंसा हुई। दर्शकों, बीएलए के लड़ाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आए दिन हमला करते हैं और पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की गतिविधियां इलाके में तेज हो गई हैं और पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक जातीय तनाव चरम पर है। दरअसल मुनीर का प्लान संवैधानिक तरीके से पावर हासिल करना है। उसने पहले ही आर्मी चीफ से सीडीएफ बनकर तीनों सेनाओं का कंट्रोल लिया। अब वो शहबाज की पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश में है ताकि पाकिस्तान की सत्ता को असीम मुनीर कठपुतली की तरह नचा सके। कुछ इसी तरह इसे लेकर आज हमने एक्सपर्ट से सवाल किया, वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर ने एक और नया डिक्टेटरशिप का फरमान निकाला है कि कंप्लीट जो प्रांतीय पुलिस है वो सीधे सीधे सेंट्रल फोर्सेस के अंडर होंगी। सेंट्रल फोर्सेस उनके अंडर हैं। सो जो अब तक एक अनडिस्प्यूटेड डिक्टेटरशिप के लिए बची कुची एक चीज़ थी जो पॉलिटिशियंस के पास थी, वो थी पुलिस। अब पुलिस भी मुनीर ने अपने कंट्रोल में ले ली है। इसका मतलब है सिस्टमैटिकली वो पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिकल लीडरशिप को वो उसे कंप्लीटली डिसमेंटल कर रहे हैं, पावरलेस कर रहे हैं। क्योंकि इस एक्ट द्वारा आज नहीं तो कल जो दिखने में नज़र आ रहा है कि जब भी कभी वो पूरे के पूरे कंट्री को टेक ओवर करेंगे तो उनके अगर खिलाफ कोई जा सकता है जो पॉलिटिशियंस का साथ दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस है। और अगर पुलिस ही उनके नीचे आ जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस के नीचे आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। वो एक टोटल जिसको बोलते हैं मिलिट्री पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ चालबाजी की फिर कोशिश की, लेकिन जवाब दिया है भारत के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी व्लादिमीर पुतिन ने। और आपको दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए।
भारत और रूस का संबंध जबरदस्त रहा है। पहले आप देखिए, आज सूरत में L&T कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी पहुंचे और दुनिया को बड़ा संदेश दिया कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रोन और टैंक का मुआयना करते हुए दिखाई दिए, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब दर्शकों, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुआयना कर रहे हैं और इधर व्लादिमीर पुतिन यानी रूस भारत का भरोसेमंद साथी है, ये तय हो गया है, ये पुतिन ने भी कह दिया है। और अब भारत में स्टेल्थ फाइटर को लेकर बड़ा ऑफर रूस की तरफ से आया है, यानी दोनों देश एक बार फिर साथ खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आपको बताऊं दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त S-400 भारत तक पहुंचा और इसकी वजह से भारत की डिफेंस काफी मजबूत हुई, रक्षा काफी मजबूत हुई। और आज व्लादिमीर पुतिन ने दर्शकों भारत की यही तारीफ की कि जब जब भारत को जरूरत पड़ेगी तब तब भारत के साथ रूस हमेशा खड़ा रहेगा। और आज पुतिन ने यह संदेश दुनिया को दे दिया है दर्शकों। कैसे, आपको बताता हूं। मोदी और पुतिन की दोस्ती नए मुकाम पर है। कैसे, इसकी एक झलक आज मॉस्को में देखने को मिली दर्शकों, जब पुतिन ने कहा अमेरिका भारत को दबा नहीं सकता। अमेरिका कई मुद्दे पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका को पता होना चाहिए कि उसकी ये कोशिश बेकार जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका कोई भी दबाव बनाने में नाकाम रहेगा। भारत अपने हित को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करेगा। मॉस्को के बाद आज सेंट पीटर्सबर्ग में पीएम मोदी को लेकर पुतिन ने बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा रूस भारत के साथ सुखोई यानी Su-57 स्टेल्थ फाइटर का भी निर्माण करेगा। हम भारत के साथ इस फाइटर विमान का विकास और उत्पादन करने के लिए तैयार हैं, यह कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। हम भारत के साथ सुखोई Su-57 की जरूरी रक्षा तकनीक भी साझा करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में मीडिया से बातचीत करते हुए भारत को यह ऑफर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने भारत को इसे बनाने के प्रोजेक्ट में साझेदार का ऑफर दिया है और इसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है। उस समय भारत ने कहा था कि रूस पहले इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए, फिर हम विचार करेंगे। पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल स्टेज पर है। मूव कीजिए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें भारत पर टिप्पणी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत ने अपने यहां ऊंचे टैरिफ का फायदा उठाया है। भारत की इस नीति से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रेड डील करूंगा क्योंकि पीएम मोदी को मैं बहुत पसंद करता हूं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसे लेकर अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स के बीच पुतिन ने भारत की तारीफ की। सुनिए। Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе. अमेरिका रूस के साथ सहयोग के मामले में भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए हानिकारक है। ये दबाव चाहे कहीं से भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत को सुखोई Su-57 फाइटर विमान उपलब्ध कराने और इसका विकास जारी रखने के लिए तैयार हैं। हमें कोई समस्या या सीमा नहीं है। वायु रक्षा प्रणालियों के मामले में भी यही बात लागू होती है। दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आप लोगों की सुरक्षा की। आजकल मैं देख रहा हूं गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आग की घटनाएं हर जगह, हर प्रदेश से सामने आ रही है। दिखाइए जरा, आज मध्य प्रदेश के इंदौर में आग लग गई। हाल ही में दिल्ली, हैदराबाद, बिहार के बाद ये आप देखो गाड़ी के शोरूम में भीषण आग लगी। ये आपको दिखाया था हमने। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इंदौर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, कितनी भीषण आग लगी हुई है, देखिए आप जरा। अब दर्शकों आप ये देखिए, आज नोएडा में हाई राइज सोसाइटी है, सेक्टर 74 की सोसाइटी में आग लग गई। आप देखिए, ये लगभग 11वें और 12वें फ्लोर पर आग लगी है। अब सोचिए कि इस आग को बुझाया कैसे जाए। सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा। अब अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। दर्शकों, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, अब वो आग बुझाने की कोशिश करती। इस पर रहिएगा जरा। ये देखिए, वो बुझा रही है आग। 12वें माले पर आग लगी और पानी जा रहा है 6वें या 5वें माले।
अब बताइए आप आग कैसे बुझाई जाएगी? फुल फ्रेम दिखाइए। यानी हाई राइज सोसाइटी में आग बुझाने के कोई साधन मौजूद नहीं है और ये आपके लिए, सुरक्षा के लिए चिंता की बात है दर्शक। आग 12वीं मंजिल पर लगी है और पानी 6ठी पर पहुंच रहा है। सोचिए क्या व्यवस्था है हमारी। इधर आप देखिए नोएडा सेक्टर 52 में आज आग लग गई। इतनी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं कि आपको और हमें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन दर्शकों आज मथुरा में यहां आप देख रहे हैं जहां दिल्ली में आग लगी थी उसके बाद आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। दिखाइए जरा, क्योंकि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। आज दर्शकों ये गाड़ी आप देख रहे हैं, महंगी गाड़ी, ये करोड़ों, ये आग का गोला बन गई। 4 लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई है। जगुआर कार देख रहे हैं जो धू धू करके जलकर राख हो गई। लेकिन दर्शकों बहुत जरूरी है आपकी सुरक्षा। और जिस तरह से 12वें माले पर आग लगी है, ऊंची ऊंची सोसाइटीज में रहने वाले लोग चिंता में आ गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से। वो कहते हैं ईश्वर ने हर व्यक्ति को जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ऊंचे लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। विजय का भाव और दृढ़ संकल्प हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें नकारात्मक भावों से दूर रहकर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सद्भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जो हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।